पिछले एक महीने से लगातार पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी मुद्दे पर बात हो रही है तो वो हो रही है एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की। और इस पूरे मुद्दे को लगातार अब तक 2 बार इस पूरे मामले के ऊपर टीचर्स और बच्चे लगातार प्रदर्शन कर चुके हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार वो ज्ञापन दे चुके हैं। अब इस वक्त हमारे साथ आदित्य रंजन जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में आपका। सर क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की, जो पिछली बार जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट करा था जंतर मंतर पे, उसके बाद एक पूरी टीम आपकी एसएससी में और उसके अलावा अन्य अधिकारियों के साथ मिलने गई थी, कौन सी ऐसी मांग है जो अभी भी नहीं पूरी हुई है जिसकी वजह से कल आपको रामलीला मैदान के ऊपर जाना पड़ा और फिर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ? देखिए, काफ़ी समय से एसएससी का जो पेपर है वो टीसीएस कंडक्ट करवाती थी और उसके बाद में जैसे उसका टेन्योर ख़त्म होता है तो नया वेंडर आता है एडिक्विटी सबसे पहला पेपर जो कंडक्ट करवाता है वो सिलेक्शन फेज 13 का होता है। दूसरा जो पेपर है वो स्टेनो का होता है। लेकिन दोनों में खतरनाक लेवल के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। 500 किलोमीटर दूर सेंटर, सर्वर का इशू आना, सेंटर पर काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, सिक्योरिटी स्टाफ का नहीं होना, लोग मोबाइल तक भी सेंटर के अंदर लेके जा पा रहे हैं। इसके अलावा गलत सवाल पूछना, किसी में 4 ऑप्शंस की जगह 3 ऑप्शन देना, हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। इसको लेकर के हमने मिनिस्टर साहब से बात भी की तो उन्होंने कहा स्टेनो में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट स्टेनो में फिर से सारी प्रॉब्लम आती है, सेम आती है। रीजनिंग के अंदर में गणित का सवाल पूछ लिया जाता है। इसके बाद अभी आंसर की जब आई है तो पता चला है कि बच्चे ने जो आंसर टिक किया था आंसर की में वो आंसर ही नहीं है। अब ऐसी इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी एसएससी को फिर से यहाँ पर जो है सीजल का पेपर उसी एडिक्विटी से वो कराना चाहती है और पीछे वाले दोनों पेपर में कहीं पर भी उसने री एग्ज़ाम की मांग नहीं की है। तो हमारी सरकार से सबसे पहली डिमांड यही है कि एडिक्विटी को हटाइए, एक उसके जगह पर बढ़िया कोई निष्पक्ष वेंडर लेकर के आइए जो फेयर एग्ज़ाम सिस्टम करा पाए, जो कि बच्चों का हक बनता है। दूसरा हमारा मांग था कि जैसे आप अगर रेलवे में देखते हैं कैलेंडर आ जाता है, खाली ये बता दिया जाता है कौन सा परीक्षा होगा और कौन से महीने में होगा, उसका प्री कब होगा, उसका मीन्स कब होगा, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, कोई जानकारी नहीं होती है। और इस लूप में बच्चा तैयारी करते रहता है। बिहार में एक बिहार एसएससी का फॉर्म निकला 2014 में, भर्ती जाकर के 2022 में पूरी हुई। क्या 8 साल तक बच्चा एक सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा? आप ये बताओ। आप 1 साल की जगह 1.5 साल का वक्त ले लो, लेकिन कम से कम उसको फिक्स तो कर दो कि इतने समय में हम बच्चों का पेपर कंडक्ट करवा देंगे, नौकरी होगा, आगे बढ़ेगा। एक सरकारी नौकरी के आस में एक बच्चा अपनी पूरी जवानी निकाल देता है और अंत में यहाँ कुछ लोगों के हाथ में ही सफलता लग पाती है। तो दूसरा हमारा डिमांड था फेयर एग्जाम सिस्टम के साथ साथ बढ़िया कैलेंडर। तीसरा हमने एक बड़ा डिमांड किया था और नया डिमांड किया था जो पहली बार था, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, कि आज के समय बच्चों का काम है पढ़ाई करना, शिक्षक का काम है पढ़ाना, धरना देना, आवाज़ उठाना नहीं। तो एक ग्रीवांस या एडवाइजरी कमेटी हो जहाँ पर वो अपनी शिकायत को दर्ज कर पाए, चाहे कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, चाहे यहाँ पर कोई बीटेक या किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा कोई छात्र है या कोई अन्य छात्र है, किसी तरह की समस्या है तो यहाँ पर वो ग्रीवांस पोर्टल पर दर्ज करें और उसके ऊपर में उसकी सुनवाई हो पाए। और तीनों में कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सरकार के किसी चीज़ के अगेंस्ट में जाती थी। इससे सिस्टम भी बेहतर होता, सरकार को भी फ़ायदा होता, बच्चों को भी फ़ायदा होता और हम लोग भी बहुत शांत तरीके से रहते। कहीं पर कोई एक भी बात ऐसी नहीं थी जो किसी के हित में थी कि हाँ मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ या कोई कंपनी के पर्सनल बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ, और इससे सबका बेनिफिट होता। बट पता नहीं सरकार ये बात क्यों नहीं समझ रही है। कल सर क्या हुआ था? कल जब आप लोग गए थे तो कई सारी वीडियोस आई आपकी जहां पर पुलिस ने बेसिकली लाठीचार्ज करा, डिटेन करा, बल का न प्रयोग करा। असल में क्या हुआ कि 5 बजे तक का परमिशन है, लेकिन जो बाहर से जो बच्चे आए थे, अब उनका ये कहना हम कहाँ जाएं, तो पुलिस वाले कहते जाके होटल ले लो, जाओ जाके रेलवे स्टेशन पे सो जाओ। अब रेलवे स्टेशन पर भी आपको ही पता है कि अब वो माहौल नहीं है कि आप जाके सो सकते हैं, आरपीएफ वहाँ परेशान करेगी। दूसरा, खाने की व्यवस्था कुछ भी है मानो हमने करा दी, तो हमने पुलिस वालों से बस इतना कहा कि देखिए रात में तो हम आवाज़ उठाएंगे नहीं, शोरगुल करेंगे नहीं, इतनी भारी संख्या में अगर आप बच्चों को बाहर सड़क पर भेजोगे तो क्या पता यहाँ पर दिशा मुड़ जाए, क्या पता सारे लोग इंडिया गेट की तरफ बढ़ जाएं, नॉर्थ ब्लॉक की तरफ बढ़ जाएं, ये सिक्योरिटी डिस्टर्ब करेगा। आप यहीं पर इन्हें सोने दो शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि अगले दिन तो सुबह फिर हमारा परमिशन है ही और इनकी गारंटी हम लेते हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, सब सुरक्षित रहेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, रात में हमारे पास अलाउ नहीं है। और फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, सिविल में, क्योंकि पुलिस की वर्दी में तो लाठीचार्ज कर नहीं सकते, सिविल में 4-5 लोगों को भीड़ में घुसाते हैं और वो लड़के हों या लड़की लात से, जूतों से, हाथ से वो मारना शुरू करते हैं, खींच खींच के गिराते हैं और पूरी भीड़ को वो डिस्टर्ब कर देते हैं।
और फिर वही होता है कि सारे लोग सड़क पर आ जाते हैं, फिर सड़क पर भी इनको दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। मैं उस समय थाने में डिटेन था तो मुझे ज़्यादा आइडिया था नहीं, बट मेरे सामने जो मंजर हुआ बहुत गलत हुआ। सरकार को ये समझने की आवश्यकता है कि अभी जंतर मंतर पे आपने लाठीचार्ज किया एसएससी वालों पे, फिर आप अभी रामलीला पे कर रहे हो, ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि बच्चा तब तक चुप नहीं होगा जब तक एडिक्विटी ना हटे, जब तक ये सारी चीज़ें ना आए। तो लाठी चार्ज करवाने से बेहतर है अपनी जांच पड़ताल को स्ट्रांग करिए और जो कमियां उसको दूर करके हटाइए, आप भी सही से काम कर पाएँ, हम भी सही से पढ़ा पाएँ। आज भी मतलब प्रोटेस्ट था आप लोगों का, लेकिन रामलीला मैदान के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स थी और जो बेसिकली गेट्स थे वो भी बंद थे और कई सारे छात्र वहाँ पर पहुँचे जिनका ये कहना था कि हम यहाँ पर प्रोटेस्ट के अंदर मतलब भाग लेने हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं मौजूद था। क्या वो परमिशन देना एक थी क्या? असल में क्या था, कल जब आह्वान किया तो 2 दिन के परमिशन के आधार पर किया, तो रात में इन्होंने परमिशन ही कैंसिल कर दी। परमिशन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो उन बच्चों ने तो कल की वीडियो देखी है, उसके आधार पे एमपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, झारखंड, जहाँ से है वो सब आ गए। अब जब सुबह वहाँ पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर कोई है नहीं। अब भीड़ अगर एक साथ पहुँचे तो पुलिस नहीं रोक पाती है, लेकिन जैसे कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 10:30 में आ रहा है, कोई 11 आ रहा है, तो उसको वहीं से भगा दिया जा रहा है। तो इसीलिए आज का ये पूरा इतर बितर हो गया। बट कल फिर होगा, बच्चे अपना जो आवाज़ है कल भी, परसों भी, तरसों भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उठाएंगे, बट ये मुद्दा दबेगा नहीं। अच्छा सर, मेरे मतलब हम लोग ना कुछ दिन पहले एसएससी के जो मतलब चेयरमैन हैं उनके साथ बातचीत हुई। उन्होंने 3-4 चीज़ें उन्होंने अपने बेसिकली क्लैरिफिकेशन दिए या फिर आप कहें तो FAQs उन्होंने दिए। उनका ये कहना था कि जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र करा एडिक्विटी का, उन्होंने एडिक्विटी को लेकर 3 चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से साझा करी या यूँ कहें दावा करा। उन्होंने कहा कि ये जो सेंटर दूर पड़ रहे हैं उसमें एडिक्विटी का कोई भी ना लेना देना नहीं, उसमें उनका, क्योंकि वो जो सारी सेंटर कहाँ पर जाएगा किस बच्चे का, वो सारी चीज़ें एसएससी ड्राइव करता है, एडिक्विटी नहीं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से क्वेश्चन पेपर का भी आपने जिक्र करा, उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि जिस समय पहली कंपनी थी, उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया लेकिन उनकी बातों से मतलब ये लग रहा था कि वो TCS के लिए बोलना चाहते थे कि पहले क्या होता था कि जो पुरानी कंपनी थी या फिर जो पुराना वेंडर था वही क्वेश्चन पेपर बनाता था, वही बेसिकली एग्ज़ाम सेंटर को मतलब कहते करता था, फिर उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर को क्या सुविधा है क्या नहीं सुविधा उनको लेकर चलता था, और उसके अलावा जो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी से लेकर वो सारी चीज़ें। फिर उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो हमने इन चीज़ों को 4 अलग अलग कंपनियों को दे दिया। तो आज की तारीख में एडिक्विटी का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर का मैनेजमेंट करना है, सेंटर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो हम तय करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप हमें थोड़ा सा बस खाली समय दीजिए, ये जो सेंटर इतनी दूर दूर जा रहा है इसको भी हम ठीक करेंगे और आने वाले 6 महीने में हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि जो आपके 3 चॉइसेस हैं उसी में ही जाए या फिर कहते 200 किलोमीटर दूर जाए। इसके ऊपर से क्या? सबसे पहला जैसे उन्होंने ये कहा कि जो पुराना कंपनी यानी TCS था तो चारों चीज़ें उसके पास में ही होती थी। ये SSC ने नहीं कहा, ये बच्चों के सवाल थे। तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर में आवेश उठाया कि भैया आप गलत करा रहे हो। SSC फॉर्म भरा करके TCS को दे देती थी और TCS फाइनल रिजल्ट बना के देती थी, तो इसीलिए दीवार के उस पार क्या हो रहा था ये किसी को नहीं पता था। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता था कि TCS बहुत सही है, सारी चीज़ें हैं। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चारों चीज़ें आप एक व्यक्ति से नहीं कराइए, तो हमने फिर ये कहना छोड़ दिया कि भैया TCS को लाओ। हमें TCS भी नहीं चाहिए, हमें एडिक्विटी भी नहीं चाहिए, बट एक ऐसा निष्पक्ष वेंडर हो जो बढ़िया से पेपर करा पाए। अब उसके बाद में अब 4 चीज़ें हैं, क्वेश्चन सेट करने वाले अलग हैं, सेंटर वाले अलग हैं, पेपर कंडक्ट करवाने अलग हैं। इस मॉडल पर अगर आप TCS को ला करके रखेंगे तो फिट बैठ सकती है। कोई दूसरी को भी ला करके बैठ सकते हैं जिसका सेंटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो फिट बैठ सकती है। दूसरा आपने कहा कि SSC पहले भी सेंटर बुक करती थी, अब भी सेंटर बुक करती थी, तो पहले दिक्कत क्यों नहीं है और अब क्यों आने लगी है? जो काम मैं पहले करता था वही काम मुझे अब भी दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। कारण है SSC सेंटर बुक नहीं कर रही है। SSC को पता है कि हाँ सेंटर यहाँ बुक हो रहे हैं। बुक करने वाली जो कंपनी है वो SS इंफ्रा, वेंसिस्को, ये सारी कंपनी है जो एडिक्विटी सीधा सीधा इनको हायर करती है। एडिक्विटी टेंडर लेती है, टेंडर लेने के बाद में वो ये सारा काम खुद नहीं करती है, वो अपने नीचे के सबऑर्डिनेट से कराती है और कम रेट पे कराती है, और जिनसे कराती है उनके पास में इतना अच्छा इंफ्रा नहीं है। इस बात को मैंने वीडियो में भी कहा था। SSC डायरेक्टली जा करके नहीं देखती कि वहाँ कितने लोग हैं, सिटिंग कैपेसिटी क्या है क्या नहीं है, इतना उसके पास में टाइम नहीं होता उसके ऑफिसर्स के पास में। तो वो टेंडर एडिक्विटी को देगी, एडिक्विटी SS इंफ्रा, और जैसे वेंसिस्को है, वेंसिस्को को बिहार का मिला हुआ है तो पूरा बिहार में यहाँ पर वही सेंटर दे रहा है, तो सारी उसकी अच्छी चीज़ों की भी जिम्मेदारी उसकी बन जाती है और देन ये स्थिति की भी जिम्मेदारी उसकी बन जाती है।
सर, जिस तरह से ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से आपने मतलब मांग करी कि सबसे पहले जो बेसिकली वेंडर है यानी एडिक्विटी है उसको हटाया जाए, उसके अलावा जो अन्य जो मतलब परेशानियां हैं उनको हटाई। क्या जिस तरह से लगातार मतलब बच्चे भी लगातार यही मांग कर रहे हैं, क्या एडिक्विटी अगर हटेगी तो चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद है? क्योंकि इससे पहले भी आपको मतलब याद होगा कि जब टीसीएस थी तब भी कई बार टीसीएस के भी मतलब विरोध में मतलब कहते आवाज़ें उठी थी कि कई जगह सर्वर प्रॉब्लम थी सारी चीज़ें। तो क्या एडिक्विटी के हटने से ही सारी प्रॉब्लम होंगी, या एक बार ये जो एक पूरी चयन प्रक्रिया है इसको ही बेहतर करना पड़ेगा और एक तरह का फीडबैक सिस्टम लाना पड़ेगा कि बच्चा जब एग्जाम दे रहा है तो उसके ठीक बाद उसी विंडो के ऊपर एक फीडबैक हो जिसके अंदर बच्चा बता पाए कि आखिर उसके एग्जाम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आई जो आज की तारीख में मतलब नहीं मिल रहा उन्हें? देखिए सर, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, अलग अलग वेंडर्स आते हैं ना, तो हर अलग उनकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर किसी का एक अपना स्ट्रेंथ होता है, एक अपनी वीकनेस होती है। आप जब एडिक्विटी को हटाएंगे तो कुछ तो बेसिस पर हटाएंगे, कुछ तो नॉर्म्स पर हटाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पर ये वाली दिक्कत थी और इसी वजह से इसको हटा रहे हैं। तो उसको हटाने के बाद में जब कोई दूसरे व्यक्ति को आप लेकर के आएंगे तो जाहिर सी बात आप ये देखेंगे कि जो कमी इसके में थी वो कमी उसके में नहीं होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक एडिक्विटी से आ रही सारी समस्याएं नए वेंडर्स में नहीं आएंगी, और अगर आती है नए वाले वेंडर में तो उसका मतलब चयन प्रक्रिया सही नहीं है। तो ये एसएससी को सुनिश्चित करना है। हम उन्हें क्यों बताएं और हम उन्हें कैसे बताएं कि आपकी चयन प्रणाली क्या होनी चाहिए, ये तो उनको समझने की आवश्यकता है। फेयर एग्जाम सिस्टम कंडक्ट हो ये हम चाहते हैं, कैसे हो ये एसएससी सोचे, ये उसको सोचने की जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन कौन सेट करे, कैसे सेट करे, लेवल क्या हो। अगर वो भी हम बताएंगे तो ये क्या करेंगे टॉप पे। एक आपसे एक और सवाल है, जब पिछली बार जब आप लोगों का प्रोटेस्ट हुआ था तो काफ़ी आप लोगों के बीच में भी जितने भी टीचर्स हैं सबके बीच में लगातार यूनिटी दिखी थी, आप सभी लोग एक ही सुर में लगातार बात कर रहे थे। कल के बाद से लगातार क्या हुआ है कि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो लगातार आपका भी विरोध कर, आपने बताने वाली वीडियो देखी कि नहीं कि लगातार आधे घंटे तक वो सारी चीज़ें कही गई कि देखिए जब बेसिकली 5 बजे तक का ही टाइम था तो फिर बच्चों को पहले क्यों बुला लिया गया, फिर उसके बाद में क्यों रुकने के लिए कहा गया, फिर उसके बाद कई सारे आरोप आपके ऊपर भी लगाए गए कि जानबूझकर रील काटने के लिए आपने ऐसा करा। इसके ऊपर क्या कहें? एक शिक्षक ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो ऑनलाइन के माध्यम से जंग जीत सकते हैं, उनको लगता है कि उनका चैनल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा चैनल है, उनको लगता है कि सारी मीडिया हाउस से बड़ा उन्हीं का चैनल है कि वो मोदी जी को बोलेंगे, ठीक है, और मोदी जी तुरंत फ़ोन करके बोलेंगे जी एकदम सर हम अभी कर देते हैं, 2 मिनट में यहाँ सुधार हो जाएगा। उनको ऐसी गलतफहमी हो रखी है। उनको ये लगता है कि देश के बड़े बड़े बदलाव सिर्फ उनके यूट्यूब चैनल से ही लड़े जा सकते हैं और लाखों बच्चों को बरगला करके बेबुनियादी तरीके से यहाँ पर गुमराह करके और जीता जा सकता है। तो उनको ये बर्दाश्त होता नहीं है कि उनके अलावा कोई दूसरा टीचर अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो यहाँ पर वो उसको सही ठहरा पाए। उनको ये लगता है ये हमारे हाथ से निकल रहा है, ये नहीं निकलना चाहिए, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। उनके हिसाब से जो जितने भारत में प्रोटेस्ट होते हैं वो सारे गलत हैं। उनके हिसाब से वो जो कहेंगे वो राइट है, उनके अलावा कही गई सारी बात गलत है। और एक शिक्षक के आधार पर हम बच्चों का भविष्य नहीं छोड़ सकते हैं। उस प्रोटेस्ट में अकेला आदित्य रंजन नहीं थे, कम से कम 200 टीचर थे और पूरे दिन में मुश्किल से 5 मिनट भी हमने माइक नहीं संभाला होगा। हर शिक्षक अपनी बात कह पा रहा था और उनको इस बात की थोड़ी चुक है कि हम स्टार क्यों नहीं बन पाए, जो हम अपने चैनल से कारनामा करते हैं हम रामलीला से क्यों नहीं कर पाए। आप एक बात बताओ, 1 शिक्षक, 2 शिक्षक, 3 शिक्षक जो ये गुट है इनका, इसके अलावा एक भी शिक्षक मुझे आप बता दो जो इस प्रोटेस्ट को असफल बता रहा है। तो ये थोड़ी आप भी समझिए यहाँ पर कि कई लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी होती है, अपने आप को होड़ बनानी होती है, हम आगे छाए रहें, और वो ऐसे लोग हैं जो बच्चों के भविष्य का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब सर आगे किस तरह से अब आप लड़ाई लड़ने वाले हैं, क्योंकि लगातार मतलब जब से मतलब जुलाई के ही लास्ट वीक से आप लगातार बच्चों की जो मांग है उसे लगातार उठा रहे हैं। एसएससी के भी सामने आप गए थे प्रोटेस्ट के भी माध्यम से, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे रामलीला मैदान के माध्यम से। तो अब किस तरह से बच्चों की इस लड़ाई को और आगे लेकर जाएंगे? अभी आगे की लड़ाई जारी रहेगी। ये भी परमिशन लेना अपने आप में बहुत मुश्किल था और दिल्ली का ये सबसे बड़ा आंदोलन था, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, तभी आप और हम यहाँ पर हैं, नहीं तो नहीं होते। उस प्रोटेस्ट से ही कहीं ना कहीं बातें बहुत ऊपर तक गई हैं। आज ट्विटर पर भी हमारी सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, लोगों के बीच में भी, मीडिया के बीच में भी और मंत्रालय तक भी सारी बातें घूमी हैं। तो ये आंदोलन जारी रहेगा सर, ये हटेगा नहीं। दिल्ली में परमिशन न मिला कहीं और सही, लेकिन बच्चों की बात दबेगी नहीं। जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती, जारी रहेगा। समय क्या होगा
जगह क्या होगा, तरीका क्या होगा, समय समय पे आपको पता चलता है। एसएससी के अलावा जो और भी एग्जाम्स हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनको लेकर भी आप लगातार मतलब बातचीत करेंगे सवालों? बिल्कुल बिल्कुल है। हमने जैसे रेलवे के कैलेंडर के बारे में बात किया, हमने बिहार एसएससी के बारे में आपसे कहा, यूपी के परीक्षाओं के बारे में कहा कि जहाँ फॉर्म की फीस के अलावा कुछ और बात ही नहीं होती है। तो सभी हमारे में है कि या तो गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स हैं चैनलाइज करिए, सही तरीके से उनको बनाइए, यूपीएससी जैसे व्यवस्थित है वैसे आप सभी को व्यवस्थित करिए। कि आज का जो भारत देश का युवा है जिसकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है, जिसने सरकारी नौकरी को मान करके उसके बीच में सब कुछ अपना जी जान झोंक दिया है और अपने लाइफ का सबसे बेस्ट फेज वो उस गवर्नमेंट एग्जाम को दे रहा है, तो परेशान ना हो। एकदम चटमंगनी पटब्या भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर हो कि बहुत वक्त भी ना खींच दो कि बाल खत्म हो गए, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ये वो डिज़र्व नहीं करता है। युवा का समय सबसे कीमती समय होता है और उस टाइम को अगर आप बर्बाद करते हैं तो आपका देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा।